हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह इसका फुल टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में सरस्वती को किस नाम से जाना जाता था? नदीतमा, हिरण्यनी, सुवासन या फिर उर्पावती? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी, जो ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, इसको नदीतमा, मातेतमा, इसका जो है नामों का उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संबंध में बौद्ध धर्म के संबंध में बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्धिक या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्यों के विचार को रखा गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वह साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण नहीं है। यह तीनों जो आपके आचरण है यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, यह तीनों जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। जबकि बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बुद्ध, संघ और धम्म, यह जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जबकि साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण जो है जैन धर्म का त्रिरत्न है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है? यह है यूपीपीसीएस का पुराना या कह सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। मतलब इसमें जो है ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? धम्म नीति की जो व्याख्या की गई है अशोक की किस शिलालेख या फिर अभिलेख में की गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11वें शिलालेख में, अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? जातक बुद्ध के पूर्व जन्मों के कथानक का वृत्तांत जो है जातक कथाओं में मिलता है। विनय पिटक में संघ के नियमों से संबंधित उल्लेख किया गया है। अभिधम्म पिटक या बौद्ध धर्म की शिक्षा, जो दार्शनिक शिक्षा है उसका उल्लेख मिलता है अभिधम्म पिटक में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था? कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर हौज खास? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हौज खास। हौज खास का जो निर्माण है यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हौज खास का निर्माण कराया गया। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी तीनों कुतुब मीनार, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, इन तीनों का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध स्थल में मारा गया, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या फिर मुबारक शाह? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया था और यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, दीवाने बिजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत, यह कुछ जो है विभाग दिए गए हैं और ये किस विभाग से संबंधित था उसे आपको सम्मिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें दीवाने बिजारत, यह वित्त प्रबंधन विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज यह एक सैन्य विभाग था। दीवाने इंसा सूचना पत्र व्यवहार और दीवाने रसालत विदेश विभाग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के जो प्रमुख वंश थे उनको आपको कालक्रम या कह सकते हैं कि क्रम से लगाना है। इसकी देखिए अगर हम बात करें तो संगम, सालुव, तुलु, अराविडु, यह जो है विजयनगर साम्राज्य के जो शासन थे इनका क्रम है आपका संगम, सालुव, तुलु और अराविडु। ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसमें अगर हम बात करें संगम वंश यह 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक रहा। सालुव वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570 और अराविडु वंश 1570 से 1650। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथ पड़ोसी राज्य की आय का 1/4 हिस्सा होता था। सरदेशमुखी पड़ोसी राज्य की आय का 7/7 हिस्सा हुआ करता था। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। सरदेशमुखी की अगर हम बात करें, सरदेशमुखी अन्य जो सरदार होते थे उनसे लिया जाता था
किस में, इसमें जो है सबसे सर्वोच्च होने या कह सकते हैं कि सबसे उच्च पद पर होने के संदर्भ में जो है शिवाजी द्वारा लिया जाता था। और यह कुल जो हिस्सा होता था उनकी आय का, उसका 1/10% सरदेशमुखी के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो बी जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित की। जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन ए इलाही की स्थापना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें जजिया कर, अकबर द्वारा 1554 में जजिया कर की समाप्ति कर दी गई थी। अकबर ने इबादत खाने का जो निर्माण करवाया था 1575 में इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था 1575 में। मजहर पर हस्ताक्षर जो किया गया था अकबर द्वारा, यह किया गया था आपका 1579 में। और दीन इलाही की स्थापना किया गया था 1582 में दीन इलाही का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। जजिया कर की समाप्ति 1554 में जजिया कर पर रोक लगा दिया गया था। इबादत खाने का निर्माण 1575 में हुआ था। मजहर की घोषणा की गई थी 1579 में और दीन इलाही का स्थापना हुआ था 1582 में। ऑप्शन ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अल फरहिस्वत, किताबुल बया, मज्म उल बहरीन या फिर सिर्रे अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो दारा सिको है, दारा सिको द्वारा उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सिर्रे अकबर। और लेनपुल ने दारा सिको को लघु अकबर कहा था। क्या कहा था? लघु अकबर, लघु अकबर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कार्नवालिस कोड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? न्याय प्रणाली को एक सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया। कार्नवालिस कोड शक्ति के एकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। इसने कर और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। कार्नवालिस ने शक्ति का एकीकरण नहीं बल्कि शक्ति के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लागू किया था, जिसमें जो मजिस्ट्रेट होते थे, मजिस्ट्रेट जो डी उस समय के जो डीएम होते थे, इनको केवल राजस्व वसूली, इनको जो है केवल राजस्व वसूली तक ही सीमित कर दिया। जैसे इनके पास जो है फौजदारी भी अधिकार हुआ करते थे, ठीक, आपराधिक अधिकार भी हुआ करते थे, उसके साथ साथ जो भू राजस्व से संबंधित अधिकार था वो भी इन्हीं के पास था। कार्नवालिस ने इसको बांट दिया और इनके पास जो है केवल भू राजस्व से संबंधित जो अधिकार था यह इनके हाथों में दे दिया। और जो आपके फौजदारी या कह सकते हैं कि दीवानी न्यायालय या जो आपराधिक कानून से संबंधित जो अधिकार थे वह जो है पुलिस वगैरह को दे दिए गए थे। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कार्नवालिस द्वारा शक्ति का जो है वो पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, खोड़ विद्रोह किसके समय में हुआ था? खोड़ विद्रोह है, भील विद्रोह, खासी और कुकी। ये आपको बताना है कौन सा विद्रोह जो है किसके समय में, यह है जो इसमें विद्रोह और उसके नेतृत्वकर्ता दिए हैं उससे आपको स्मृत करना है। खोड़ विद्रोह की अगर हम बात करें, इसका जो नेतृत्व है चक्र बिसोई ने किया था। चक्र बिसोई द्वारा खोड़ विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। भील विद्रोह की अगर हम बात करें, इसका जो नेतृत्व है सेवाराम ने किया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। और कुकी आंदोलन का नेतृत्व भगत जवाहरमल और सियान साहब ने मिल करके कुकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, एनजी रंगा, राम मनोहर लोहिया या फिर इंदुलाल याग्निक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की अगर हम बात करें 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला बैठक जो है लखनऊ में आयोजित होता है, लखनऊ में आयोजित हुआ था, जिसमें इसकी अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था और एनजी रंगा को इसका महासचिव बनाया गया था। ठीक है, एनजी रंगा को महासचिव बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद पूंजीवाद के दो जुड़वा बच्चे हैं? लाला लाजपत राय, वीपी वाडिया, एनएम जोशी या फिर जोसेफ बैप्टिस्टा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। लाला लाजपत राय ने कहा था कि सैन्यवाद और साम्राज्यवाद या पूंजीवाद के दो जुड़वा बच्चे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने। निम्नलिखित में से लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? लोक हितवादी के नाम से जानते गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कालक्रम इनको व्यवस्थित करना है। यह शिक्षा में सुधार से संबंधित कुछ समितियां हैं, इनका गठन जो है कब किया गया था और सबसे लास्ट में किसका किया गया था, इसे जो है क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच, हार्टोग समिति, सैडलर सर्जेंट हार्टोग, सैडलर चार्ल्स वुड डिस्पैच, सैडलर आयोग, सर्जेंट आयोग,
चार्ल्स वुड डिस्पैच, हर्टोग समिति, या फिर चार्ल्स वुड डिस्पैच, सैडलर आयोग, हर्टोग समिति और सर्जेंट आयोग। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। इसकी अगर हम बात करें, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो शिक्षा से संबंधित था, इसका जो गठन किया गया था 1854 में किया गया था। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच का गठन किया गया था, ठीक है, 1854 में। सैडलर आयोग की बात करें, सैडलर आयोग का जो गठन किया गया था यह 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। हर्टोग समिति का गठन किया गया था 1929 में, 1929 में हर्टोग समिति। और सार्जेंट आयोग का जो गठन किया गया था 1944 में हुआ था, 1944 में, ठीक। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच समिति, सैडलर आयोग, हार्टोग समिति और सार्जेंट आयोग। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित पुस्तकों में से वी.डी. सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, द फर्स्ट वॉर इंडिया इंडिपेंडेंट 1857 से 1959, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। किस पुस्तक की रचना जो है वी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसकी जो रचना है वी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बात करें अगर 1857, इसकी जो रचना है एस.एन. सेन द्वारा की गई थी, एस.एन. सेन द्वारा 1857 की रचना की गई थी। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की रचना जो है मार्क और एजल्स द्वारा की गई थी, मार्क एजल्स द्वारा इसकी रचना की गई थी। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी, इसकी रचना की गई थी एस.बी. चौधरी द्वारा, एस.बी. चौधरी द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह या फिर आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था? चंपारण सत्याग्रह, खेरा, अहमदाबाद मिल हड़ताल या फिर असहयोग आंदोलन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद मिल हड़ताल के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का उपयोग किया था। और यह कब हुआ था? 1918 में, 1918 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस के कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक। और हुआ कब था यह जो है 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय की एक प्रमुख पुस्तिका है, द लाइट डिवाइन अरविंद घोष, भवानी मंदिर वारिंद्र घोष, और पथेरा या पथेर दावी भूपेंद्र नाथ दत्त। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डी गलत है। पथेर दावी की अगर हम बात करें तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी, ठीक है। इस पुस्तक का संपादन जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसका संपादन किया था। जबकि संध्या का ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने, द लाइन डिवाइन का अरविंद घोष ने और भवानी मंदिर का वारिंद्र घोष द्वारा इन पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। और पाथेर दावी का जो संपादन है यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लॉर्ड हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित करके मराठा संघ को भंग कर दिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है पहला गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा लॉर्ड हेस्टिंग को नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। तो याद रखिए लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, वारेन हेस्टिंग अलग है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? एच.एन. कुंजरू, के.एम. पडिक्कर, फजल अली या फिर बी.जी. खेर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में, 1953 में। यह इसके अध्यक्ष थे और इसमें दो अन्य सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, यह दोनों लोग इसके सदस्य थे, जबकि अध्यक्ष थे फजल अली। ऑप्शन सी हो जाएगा। और गठन हुआ था 1953 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन व रात होता है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत है, ठीक है। देखिए पृथ्वी के परिक्रमण का तात्पर्य यह है कि यह सूर्य के चारों जो पृथ्वी चक्कर लगाता है, और सूर्य के चारों चक्कर लगाने के कारण यह पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमा करता है उसके कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूर्णन करती है, या कह सकते हैं कि जो पृथ्वी अपना परिभ्रमण करती है, इसके कारण दिन रात होता है। तो दोनों विकल्प एक दूसरे के
अपोजिट हैं, ठीक है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है आपका ऋतु परिवर्तन होता है और पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात की जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों की पुनः रूपांतरण से बना शैल नहीं है? फाइलाइट, सर्पेंटाइन, सिस्ट या फिर नीस? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीस। नीस की अगर हम बात करें, यह आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बना शैल है, जबकि अन्य जो शैल हैं वह रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से ये जो शैल हैं इनका निर्माण रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से हुआ है, जबकि नीस जो है इसका जो निर्माण हुआ है वह आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है, ठीक। और इसमें यही पूछा है कि कौन जो है रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण से नहीं बना है, तो नीस इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। भ्रंश घाटी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ध्रुव भ्रंश रेखाओं के बीच के चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाते हैं। तनावजनित बल के कारण दो भ्रंशों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है। भ्रंश घाटी के उदाहरण है वासाच रेंज और सियरा नेवादा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भ्रंश घाटी की अगर बात करें उसके बारे में पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरा गलत है। भ्रंश घाटी की अगर हम बात करें, भ्रंश घाटी का मुख्य उदाहरण जो है वह मृत सागर जो हो जाएगा, जॉर्डन की जो स्थित है डेथ वैली, यह हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है वासाच रेंज, सियरा नेवादा, यह दोनों जो है रैंप घाटी के उदाहरण हैं, न कि रिफ्ट घाटी के, ठीक है। रिफ्ट घाटी अलग है, रैंप घाटी अलग है। तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। थियोफेरिस्ट, थियोफेरिक प्लेट कैसा है? पूर्णतः लिथोस्फेरिक जो प्लेट है वह किस प्रकार का प्लेट है? पूर्णतः सागरी, महाद्वीपी या फिर मिश्रित? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है महाद्वीपी भी होता है, महासागरी भी होता है और महाद्वीपी महासागरी ये भी हो सकता है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। लिथोस्फेरिक प्लेट जो है पूर्णतः महासागरी भी हो सकता है और महाद्वीपी हो सकता है, उसके साथ साथ जो है यह महाद्वीपी महासागरी भी हो सकता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन है? पीलियन, तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनियन, स्ट्रोम्बोलियन या फिर हवाईयन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है यह सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी है, जिसमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसमें जो विस्फोट देखने को मिलता है, इसमें जो विस्फोट होता है वो बहुत ही तीव्र और व्यापक स्तर पर विस्फोट देखने को मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है यह सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत नहीं आता है? ऑक्सीकरण, घर्षण, कार्बनीकरण या फिर जलयोजन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण। घर्षण जो है यह रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत नहीं आता है। घर्षण की अगर हम बात करें यह यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण और जलयोजन यह तीनों जो है रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ पर्वत दिए गए हैं और उसकी सर्वोच्च चोटी दी गई है, उससे आपको सम्मिलित करना है। अपलेसियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? अपलेसियन की सर्वोच्च चोटी है माउंट मिचेल। एपिनाइन की सर्वोच्च चोटी है कोर्नो ग्रांडे जो है यहाँ पे एपिनाइन की सर्वोच्च चोटी है। एलब्रुज की सर्वोच्च चोटी है देमाबंद और रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4, 3, 1, 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील कनाडा में स्थित है? लडोगा, ओंटेरियो, वोल्टा या फिर ग्रेट स्लैब? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ग्रेट स्लेब झील जो है यह कनाडा में स्थित है। कनाडा में स्थित झीलों की अगर हम बात करें, ग्रेट स्लेब हो गया, ग्रेट बियर, रेनडियर, विनिपेग, अथावास्का, ये सभी झीलें जो है कनाडा में स्थित हैं, ठीक है। कौन कौन है? ग्रेट स्लेब, ग्रेट बियर, रेनडियर, विनिपेग और अथावास्का। लडोगा, ओनेगा और बैकाल यह झील जो है रूस में स्थित है। बोल्टा झील है घाना में, बोल्टा झील घाना में है। जबकि सुपीरियर, यूरान, ओंटेरियो, मिशिगन, ईरी यह सभी जो है अमेरिका में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रांट बैंक व जॉर्जेज बैंक जाने जाते हैं किस लिए? खनिज उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, पोत निर्माण के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रांट बैंक और जॉर्जेज बैंक यह दोनों जो है अटलांटिक महासागर में है और यह जो है जहाँ गर्म पवन और ठंडी गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वहाँ पर स्थित है ग्रैंड बैंक और जॉर्जेज बैंक। कहाँ पे? न्यू फाउंड लैंड के पास, ठीक। जहाँ पर लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा मिलती है, वहीं पर स्थित हैं ग्रैंड बैंक और जॉर्जेज बैंक, ठीक है। और यह जो है मत्स्य उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर व्यापक स्तर पर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जो विपरीत दो प्रकार की गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे जो प्लैंकटन का निर्माण होता है और प्लैंकटन जो है मछलियों का महत्वपूर्ण भोजन होता है, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
निम्नलिखित कथनों में के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वायुमंडल अनेक गैसों का यौगिक होता है। सममंडल में वायुमंडल की 100 किलोमीटर की मोटाई में गैसों का यौगिक लगभग एक समान होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम व हाइड्रोजन की अलग अलग आणविक परतें मिलती है जिसे विषम मंडल कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गलत पूछा है, पहला और दूसरा जो है गलत है। ठीक है, पहला दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। वायुमंडल की अगर हम बात करें, इसमें क्या कह रहा है कि वायुमंडल अनेक गैसों का यौगिक है। वायुमंडल की अगर हम बात करें, वायुमंडल अनेक गैसों का यौगिक नहीं बल्कि अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, अनेक गैसों का मिश्रण है। और सममंडल की जो ऊंचाई है वह 100 किलोमीटर नहीं, सौमंडल की ऊंचाई जो है अधिकतम 80 किलोमीटर तक सौमंडल की ऊंचाई पाई जाती है। ठीक, सममंडल की ऊंचाई अधिकतम 80 किलोमीटर तक है। तो पहला और दूसरा ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, तीसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है। कैटास्ट्रोफे, कैटास्ट्रोफे किसे संदर्भित करता है? वायुमंडलीय ऊष्मा को, प्रवाल विनाश को, मौसम में अनियमितता को, या फिर तूफानों की बारंबारता को। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह प्रवाल विनाश को संदर्भित करता है, कैटास्ट्रोफे, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गर्म पवन का उदाहरण नहीं है? मिस्ट्रल, सांता आना, ब्लैक रोलर या फिर ब्रिकफील्डर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है एक ध्रुवीय ठंडी हवा है, ध्रुवीय ठंडी हवा है। और यह अपने क्षेत्र में जहाँ पे यह प्रवाहित होती है, यह जो अपने क्षेत्र में जो भूमध्य सागर को पार करके मुख्यतः स्पेन और फ्रांस तक इसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है, वहाँ पे यह तापमान जो है माइनस में पहुंचा देती है। ठीक है, वहाँ पे जहाँ जिस क्षेत्र में यह प्रभावित होती है इसके प्रभाव के कारण जो है तापमान माइनस में चला जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब ओसांक हिमांक के नीचे होता है तब ओस, कुहरा, कुहासा एवं बादल का निर्माण होता है। जब ओसांक हिमांक से ऊपर होगा तब तुषार, हिम, पछाव, मेघ का निर्माण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके गलत है। देखिए, जब आपका ओसांक, जब ओसांक जो है हिमांक के नीचे होगा तब याद रखिएगा कि तब जो है बर्फ बनेंगे। ठीक है, बर्फ बनेगा, तुषार, हिम, ये सब जो है आएगा जब ओसांक के नीचे होगा। और जब ओसांक के ऊपर होगा तब ओस, कुहरा, कुहासा, बादल बनेंगे। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित चट्टानों को उनके निर्माण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह कुछ चट्टान दिए गए हैं और उनके निर्माण क्रम के बाद जो है प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम में इन्हें आपको क्रम से लगाना है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे प्राचीन जो चट्टान है वो आर्कियन है। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। ठीक है, ये जो इसका क्रम है। और टोटल इनको जो बांटा गया 8 भागों में बांटा गया है, जैसे आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ठीक, तो सबसे जो नवीनतम चट्टान है वह क्वाटरनरी है और सबसे प्राचीनतम चट्टान जो है वह आर्कियन है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों में अवस्थित है? नेपाल हिमालय का जो विस्तार है किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता या फिर तीस्ता और तिहांग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। और इसकी जो चौड़ाई है वह 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच की अगर हम बात करें, सिंधु और सतलज के बीच में जो है पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। तीस्ता और दिहांग के बीच में है असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। ठीक, और इसमें सतलज और काली के बीच में नेपाल हिमालय है जिसकी जो चौड़ाई है 800 किलोमीटर है। सबसे अधिक चौड़ाई इसी की है। ठीक है, काली और तीस्ता के बीच में स्थित नेपाल हिमालय की। और सबसे कम चौड़ाई किसकी है? सतलज और काली के बीच में स्थित कुमायूं हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है। कितना है? 320 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन संप्राय मैदान है? शिलोंग का पठार, रांची का पठार, रायलसीमा का पठार या फिर दंडका रंडे का पठार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। रांची का पठार जो है यह संप्राय मैदान का उदाहरण है जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। सही आंसर जो है वो भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी है जो अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ है। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में स्थित नीलगिरी तक इसमें ग्रेनाइट और नीस जो है चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में नीलगिरी पर ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती हैं और इसका जो निर्माण हुआ है यह अफ्रीका के भारत से अलग होने के बाद हुआ है और यह जो है वास्तविक पर्वत है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। पश्चिमी घाट जो है यह कोई वास्तविक पर्वत नहीं है, ठीक है, यह भ्रंश कागार के रूप में है। पश्चिमी घाट भ्रंश कागार के रूप में है। इसका निर्माण भारत से अलग होने पर, अफ्रीका महाद्वीप और भारत महाद्वीप के अलग होने के बाद जो इसका निर्माण हुआ है, लेकिन यह वास्तविक पर्वत नहीं है बल्कि यह एक भ्रंश कागार है, ठीक है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? बराक, जमुनिया, बरकी या फिर बराक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बराक जो नदी है यह दामोदर की सहायक नदी नहीं है। बराक, मेघना की मुख्य धारा जो है, बराक नदी का उद्भव मणिपुर की पहाड़ी से होता है और बराक नदी बांग्लादेश तक बहती है। उसके बाद जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय हो जाता है, ठीक है। तो बराक जो है यह दामोदर की सहायक नहीं है। बाकी बराक, जमुनिया और बराक यह तीनों जो है दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को शोलास वन के नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या फिर ज्वारीय वन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इस प्रकार के जो वन है मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट हो गया, शिलांग, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र हो गया, लक्षद्वीप, और उसके साथ साथ जो है यह सह्याद्री वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो वन पाए जाते हैं उन्हें शोलास या सोला वन भी कहा जाता है, ठीक है, शोलास, सोला वन। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? मुंबई, कोचीन, विशाखापत्तनम या फिर चेन्नई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु में स्थित है यह एक प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम बंदरगाह है, जिसका निर्माण 1859 में किया गया था। 1859 में इसका निर्माण हुआ था और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, गवर्नर जनरल के द्वारा जारी अध्यादेश या फिर ब्रिटिश कैबिनेट के आदेश द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा जो है भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान के रूप में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है? कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है? शक्ति केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ, या कह सकते हैं कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, या फिर उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यह कनाडा के संविधान से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संयुक्त बैठक का प्रावधान, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बम्बईवाद, बेरूवाड़ीवाद, केशवानंद भारती या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरूवाड़ीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत को विभक्त राज्यों का विभाज्य संघ कहा गया है। संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है दूसरा सही है। पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, ठीक है। इसमें एक पहले में क्या कहा है कि भारत जो है विभक्त राज्यों का विभाज्य संघ है, जो कि गलत है। भारत विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है, मतलब राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता। भारतीय संविधान में राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई, लेकिन संघ के अस्तित्व की गारंटी है, ठीक है। मतलब ये है कि कोई राज्य अलग होकर के एक देश नहीं बना सकता है, उसके साथ साथ राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। दो राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाया जा सकता है, या फिर एक राज्य को अलग कर, एक राज्य के कुछ क्षेत्रों को अलग करके एक दूसरा राज्य बनाया जा सकता है, या उसके कुछ क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य में दिया जा सकता है। तो ठीक है, संविधान जो है वह क्षेत्रीय एकता अखंडता की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। और यह जो है राज्य और केंद्र के जो बीच है, यह कोई समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। और भारत के संदर्भ में क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है कि भारत जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, अर्थात भारत में राज्यों का विभाजन हो सकता है लेकिन संघ या केंद्र का विभाजन नहीं हो सकता है। जबकि इसके विपरीत अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका में क्या है, इसके अपोजिट है। अमेरिका में विभक्त राज्यों का विभक्त संघ है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, पहला गलत है दूसरा सही। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? अनुच्छेद 17, 32, 326 या फिर 116? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30
या ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त ये अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 326 ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में मत देने का अधिकार की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 326 में विधानसभा और लोकसभा में मत देने का अधिकार की बात किया गया। और मत देने का अधिकार किसे प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए जाने से संरक्षण देने की बात की गई है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 27 की अगर हम बात करें तो इसमें धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय को स्वतंत्र था। किसी एक धर्म की वृद्धि के लिए, एक धर्म के निर्माण के लिए या फिर किसी विशेष धर्म की स्थापना के लिए राज्य द्वारा कोई कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अगर राज्य द्वारा कोई कर लगाया जा रहा है तो उसका उपयोग सभी धर्मों के लिए समान रूप से किया जाएगा। ठीक, ये इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 29 जो है इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 4321 ऑप्शन बी, 4321। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध संबंधी रीट न्यायिक, अर्धन्यायिक एवं प्रशासनिक प्राधिकरणों तथा विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी हो सकता है। कौन सा विकल्प है इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, प्रतिषेध रीट जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। और प्रतिषेध रीट की अगर हम बात करें, प्रतिषेध रीट केवल अर्धन्यायिक, न्यायिक और अर्धन्यायिक के विरुद्ध जारी हो सकता है प्रतिषेध रीट। ठीक है, बाकी निजी व्यक्ति हो गए, उसके साथ साथ अर्धन्यायिक, न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकरण, विधिक निकाय, इनके विरुद्ध जो रीट जारी होता है उसे उत्प्रेषण रीट कहते हैं। ठीक है, उसे उत्प्रेषण रीट कहा जाता है। बाकी जो प्रतिषेध रीट है यह केवल अर्धन्यायिक और न्यायिक विभागों के विरुद्ध ही जारी हो सकता है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1973, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 1978, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह मुख्य रूप से 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। 1978 में ही इसकी भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मूल कर्तव्य नहीं है? देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, या फिर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा जो है यह नीति निर्देशक तत्व है। यह जो है नीति निर्देशक तत्व है जिसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 सब क्लॉज ए में, अनुच्छेद 48 सब क्लॉज ए में। तो ऑप्शन डी जो है यह आपका नीति निर्देशक तत्व है, बाकी सभी मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में कुछ जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद संसद का उच्च सदन, नगर निगम के सदस्य, कौन जो है अस्थायी निकाय है? कौन अस्थायी निकाय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विधान परिषद और संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा, यह दोनों अस्थायी निकाय है, जबकि नगर निगम के सदस्य यह अस्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी या उच्चतम या उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जनहित याचिका या PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। न्यायमूर्ति VR कृष्णम अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती इनके द्वारा PIL की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। PIL को सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प इसके सही है, कोई सा भी विकल्प गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? 6 माह, 4, 60 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अधिकतम विधान परिषद जो है किसी विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकता है। अधिकतम 4 महीने, पहली बार में 3 महीने तक, उसके बाद 1 महीने तक और रोक सकता है। टोटल जो है 4 महीने तक। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में अनुच्छेद है तथा इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है। किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका उच्च न्यायालय में भी दी जा सकती है, फिर दायर किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है, कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध किया गया है, यह आपका गलत है। मूल संविधान में इसका उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अधिकरण का जो स्थापना हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिकरण का स्थापना किया गया था और इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 14 क। ठीक है, भाग 14 क सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। लोक अदालत की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस दर्शन पर आधारित है? उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी या फिर गांधीवादी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधीवादी। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? 371A, 71B, 71C या फिर 71D? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नागालैंड के लिए जो विशेष उपबंध विशेष प्रावधान किया गया है वह 371 क या फिर 371A में इसका प्रावधान मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी या फिर जम्मू कश्मीर? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का अस्तित्व नहीं है। पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा इसका गलत है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। ठीक, और इसके सदस्यों की जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तब तक होता है। ठीक, और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के आग्रह पर संसद द्वारा एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो किया जा सकता है। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हो सकता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को कौन हटा सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायः आवास में एक तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं जबकि निकेत में कई तरह की प्रजातियों का अस्तित्व होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके गलत हैं। आवास जो है इसमें एक से अधिक जो प्रजातियां हैं वह निवास कर सकती हैं। ठीक है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं वह एक आवास में निवास कर सकती हैं, लेकिन जो निकेत होता है वह किसी विशेष जानवर का जो है निकेत अलग अलग होता है। सबका निकेत अलग अलग होता है और इसमें जो है जिस जानवर का निकेत है उससे संबंधित जो सभी क्रियाएं हैं, ठीक है, वो उसके खाद्यान्न से संबंधित, वो कौन भोजन जो करता है, ठीक है, मल त्याग करता है, अपनी जो दैनिक दिनचर्या करता है, ये सभी उसकी क्रियाएं जो है निकेत में संपन्न होती है। ठीक है, तो निकेत जो होता है किसी एक प्रकार किसी विशेष प्रजाति की अधिवास आवास होता है, जबकि आवास जो है एक से अधिक प्रजातियों का आवास हो सकता है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा होता है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके गलत है। आहार श्रृंखला जो है यह छोटा होता है, आहार जाल बड़ा होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आहार श्रृंखला अधिकतम जो है 3 या 4 पोषीय स्तर तक हो सकता है। ठीक है, जबकि आहार जाल बहुत व्यापक होता है। ठीक, आहार जाल जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें जो आपका जैसे जो आपका शेर है, ऐसा तो है नहीं कि शेर जो है केवल हिरन को ही खाएगा। ठीक है, केवल हिरन को ही खाएगा। शेर अपने भोजन के लिए जो है खरगोश को भी खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है। ठीक है, या फिर से अगर जंगल में अन्य जो जानवर हैं जैसे हाथी वगैरह उनको भी मार करके खा सकता है।
तो ये क्या है, यह आहार जाल है जिसमें एक पशु अपनी भोजन की आवश्यकताओं के लिए किसी एक विशेष जानवर पर आश्रित न होकर के डाइवर्स होता है, कि मतलब अपने भोजन की जो आपूर्ति है विभिन्न मतलब कई जानवरों के रूप में जो है भोजन ग्रहण करके कर सकता है। ठीक है, तो यह आहार जाल है। आहार जाल जो होता है वो बहुत ही व्यापक होता है, जबकि आहार श्रृंखला जो होती है वह बहुत लंबी नहीं होती है। ठीक है, और यह मुश्किल से 3 से 4 पोषी स्तर तक ही आहार श्रृंखला जो है वो पाई जाती है। तो दोनों विकल्प इसमें आपका गलत हो जाएगा। छठे, व्यापक विलोप से आप क्या समझते हैं? मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का नाश, परितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। ये देखिए इसका सही आंसर यही हो जाएगा। जो छठा व्यापक विलोपन है या विलोप है, यह इसी वजह से आएगा जो मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों में जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, इसका अंधाधुंध दोहन जो किया जा रहा है, इसकी वजह से छठा विलोपन आएगा और इसके लिए यही कारक उत्तरदायी होंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ओजोन परत को क्षरण करने वाले पदार्थों को कम करने से संबंधित जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सा भी नहीं, अर्थात दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। जल प्रदूषण बचाव नियंत्रण अधिनियम यह कब पारित हुआ था? यह आया था आपका 1974 में। वायु प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण नियम 1981 का है। जैव विविधता अधिनियम जो है यह 2002 और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यह जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यह आया था 2010 में, एनजीटी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। मिथाइलोग्लोबिनेमिया नामक रोग किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट, आर्सेनिक, फ्लोराइड या फिर कैडमियम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रेट की कमी के कारण जो है यह होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसमें जो है रक्त में जो है वो कह सकते हैं कि इसके कारण जो है रक्त में जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता है वह धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, जिस कारण जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर मिथाइलोग्लोबिनेमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है? प्राणी उद्यान, अभयारण्य, वनस्पति उद्यान या फिर बीज बैंक। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अभयारण्य जो है यह इन सीटू या फिर कह सकते हैं कि आपके स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण, जबकि प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान और बीज बैंक यह बाह्य स्थानीय के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा वाहनों के उत्सर्जन में शामिल नहीं किया जाता है? पारा, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कणीय प्रदूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो वाहनों से उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो अमोनिया का नहीं बल्कि पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कणीय प्रदूषण इनका उत्सर्जन जो है वाहनों से होता है, अमोनिया का नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। दिए गए बाघ अभयारण्यों का भारत में उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें दुधवा, कान्हा, इंद्रावती, बांदीपुर यह जो है आपका सही हो जाएगा। दुधवा की बात करें यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा है मध्य प्रदेश में। इंद्रावती जो है ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है और बांदीपुर जो है यह कर्नाटक में है। ठीक है, तो आपका ए सही हो जाएगा। एल्गल ब्लूम जो है इसके दौरान कौन सी घटना घटित होती है? एल्गल ब्लूम की अगर हम बात करें इस समय जो है बीओडी की मांग जो है बढ़ जाती है, अर्थात बायो ऑक्सीजन डिमांड जो है ऑक्सीजन की मांग जो है बढ़ जाती है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम, राजस्थान, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, संपर्क बल या फिर नाभिकीय बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय बल जो है यह सबसे मजबूत बल है। ऑप्शन डी हो जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम की तुल्य होता है? संवेग संरक्षण का जो नियम है यह न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें जो है हर क्रिया के बदले जो है उतनी प्रतिक्रिया जो है विपरीत दिशा में लगती है। ठीक है, जैसे रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है यह जो है आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। उसके साथ साथ बंदूक से जो गोली चलाई जाती है यह भी एक तरह से देखा जाए तो न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस किरण के द्वारा वस्तु का ताप बढ़ जाता है? एक्स किरण, परावैंगनी, अवरक्त या फिर गामा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरक्त किरणें जो है यह वस्तु के ताप को बढ़ा देती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। कार इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कार इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेट के रूप में जो उपयोग होता है वह
एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग होता है। ठीक है, किसका उपयोग होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्धचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह सुचालक की अपेक्षा कम तथा अचालकों से अधिक होता है, इनमें उचित अशुद्धियां को मिलाकर के चालकता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं अर्धचालक के बारे में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से किससे नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, बेरिलियम, भारी जल या फिर कैडमियम? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कैडमियम की छड़ों का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कैल्शियम है। मनुष्य के शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो लोहा है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा आपका सही है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है तत्व वो कैल्शियम नहीं बल्कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत मोटर, वोल्ट मीटर, डायनामो या फिर विद्युत मीटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरोड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड या फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड जो है यह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और इसे अगर हम बात करें, इसे CaCl2 CaCl2 भी है। ठीक है, CaOCl2 यह इसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला खाद्य परिरक्षण है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाई सल्फाइड, विटामिन ई या फिर पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ई जो है। विटामिन ई एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला खाद्य परिरक्षक है जो खाद्य तेल में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। धूप के काले चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? धूप के लिए जो काला चश्मा बनाया जाता है इसमें फोटोक्रोमेटिक कांच का उपयोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, फोटोक्रोमेटिक कांच। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? केला, पपीता, सेब, नारंगी? कौन असत्य फल का उदाहरण है? इसकी अगर हम बात करें, सेब जो है यह एक असत्य फल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्नायु तथा कंडरा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? स्नायु अस्थि को पेशी से जोड़ता है और जबकि कंडरा जो है यह अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। देखिए, स्नायु की अगर हम बात करें, यह अस्थि को हड्डी से जोड़ता है, जबकि कंडरा जो है यह पेशी को हड्डी से जोड़ता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं, यह जीवित होते हैं और किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। इनमें पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन और उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यह सजीव नहीं बल्कि निर्जीव होते हैं। यह जो है निर्जीव होते हैं। ठीक है, और यह जो है किसी जीवित कोशिका या जीवित जीवों के जब संपर्क में आते हैं तो वह एक्टिवेट मतलब कह सकते हैं एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता? तिलचट्टा, कीट, मछली या फिर मोलस्का? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। बाकी तिलचट्टा, कीट और मछली इन तीनों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीसी की संख्या में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। आरबीसी की संख्या में कमी को एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया या फिर रक्त अल्पता। डब्ल्यूबीसी की संख्या में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि को ल्यूकीमिया, यह ल्यूकीमिया नहीं, मिसप्रिंट हो गया है, ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है, ल्यूकीमिया कहते हैं, न कि ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कोई शब्द ही नहीं है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। दृष्टि वैषम्य दोष में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें अगर हम बात करें, इसमें कार्निया की जो आकृति है वो असामान्य हो जाती है। ठीक है, कार्निया की आकृति असामान्य हो जाती है
जिसे देखने में परेशानी होती है, और इसे दृष्टि वैषम्य कहा जाता है, जिसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हार्मोन्स जो है बहिस्रावी ग्रंथियों से अल्प मात्रा में स्रावित होने वाला अकार्बनिक पदार्थ है। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन प्रोटीन, स्टीराइड तथा अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। हार्मोन्स की अगर हम बात करें, हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से अल्प मात्रा में स्रावित होने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन्स नहीं? जिब्रेलिन, रेनिन, इथाइलिन या फिर ऑक्सिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेनिन। रेनिन जो है पादप हार्मोन्स नहीं है। रेनिन मुख्यतः किस में पाया जाता है? दूध में। ठीक है, बाकी जिब्रेलिन, इथाइलिन और ऑक्सिन यह तीनों जो है पादप हार्मोन्स है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। कुछ रोग दिए गए और उसका कारक, जैसे एंथ्रैक्स रोग। एंथ्रैक्स रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? एंथ्रैक्स रोग जो है यह जीवाणु की कमी, जीवाणु के कारण एंथ्रैक्स रोग होता है। क्वासरकोर रोग जो है प्रोटीन की अत्यधिक हीनता के कारण क्वासरकोर रोग होता है। हर्पीज जो है वायरस के कारण होता है। मलेरिया जो है एक परजीवी रोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है किसके द्वारा तैयार किया गया था? पीसी महालनोबिस, के.एन. राज, जे.सी. कुमारप्पा या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। के.एन. राज द्वारा जो है पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजनाएं प्रायोजित की जाती हैं केवल केंद्र सरकार द्वारा, आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से राज्य सरकार, केंद्र, राज्य और पंचायत निकायों द्वारा, या फिर सार्वजनिक निजी सहभागिता द्वारा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है केवल केंद्र द्वारा। जो आपका मनरेगा है वह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें 100% जो धन का आवंटन किया जाता है वो केंद्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित ट्रिप्स करार का संचालन किसके द्वारा होता है? ट्रिप्स करार जो है WTO के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक वातावरण पर केंद्रित है? द लेट ग्रेट प्लैनेट अर्थ, साइलेंट स्प्रिंग, हियर आई स्टैंड या फिर एंड देन वन डे? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साइलेंट स्प्रिंग जो है यह पर्यावरण से संबंधित पुस्तक है, जिसकी रचना जो है रिचेल कार्लसन द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। GIS शब्द में जी किस शब्द को निरूपित करता है? GIS जिसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यह जो है किसको निरूपित करता है? यह जो है जियोग्राफिक को। ठीक है, जियोग्राफिक को, ऑप्शन बी हो जाएगा। द्रव्य की पूर्ति, द्रव्य से याद रखिएगा यह जो है मनी की बात कर रहा है। ठीक है, पैसे की बात कर रहा है। द्रव्य की आपूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो इसे कीमत स्तर में गिरावट आएगा, ब्याज की दर में वृद्धि होगी या फिर ब्याज की दर में कमी होगी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्याज की दर में वृद्धि होगी। ब्याज की दर में, इसका जैसे एक सीधा उदाहरण यह है, जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है। ठीक है, बैंक के पास अगर कोई भी ऋण लेने के लिए नहीं जा रहा है, कोई भी ऋण लेने के लिए नहीं जा रहा है, इसके पास जो धन है, तो ये क्या करेगा? यह जो है अपनी ब्याज दरें न्यूनतम रखेगा, किस जिससे कि इसको जो है इसके पास लोग ऋण लेने आए और जिस पर जो है इसे ब्याज की प्राप्ति हो। लेकिन इसके पास जो है बहुत अधिक संख्या में लोग जो है ऋण लेने के लिए पहुंच जाएंगे, तो ये क्या करेगा? ये ब्याज की दर बढ़ा देगा, क्योंकि इसके पास विकल्प एक नहीं है, एक से बहुत है। ठीक है, और यह किसी को भी ऋण दे सकता है, इसलिए यह ब्याज की दरों को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है, यह सीधे सीधे मार्केट में भी यही जैसे लागू होता है। जैसे अगर मार्केट में कोई सामान है और उसकी डिमांड नहीं है, उसको लोग खरीदने वाले नहीं हैं, तो उसकी हो सकता है कि उसकी मूल्य कम हो जाए, लेकिन उसको खरीदने के लिए अगर लोग जो है बहुत अधिक संख्या में जाने लगे तो उसका हो सकता है कि मांग जो है बढ़ेगी। मांग बढ़ेगा अगर, तो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में क्या किया जाए? यदि उस देश में पूंजी का निर्माण होता है तो उसमें आर्थिक समृद्धि जो है अनिवार्य रूप से ही होगा। ठीक है, पूंजी निर्माण अगर होगा, पूंजी निर्माण होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा तो इनकी जो खर्च करने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से ऋण उपलब्ध कराता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्या राष्ट्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक? देखिए, लोगों को जो सीधे ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक द्वारा कराया जाता है। बाकी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक अर्थात नाबार्ड जो है
यह जो है सीधे सीधे जो है ना, सीधे सीधे ऋण उपलब्ध नहीं कराता है, ठीक है। यह जो है संस्थानों के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, यह सीधे उनको ऋण उपलब्ध कराता है और फिर यहाँ से जो है लोगों तक ऋण पहुँचता है। तो नाबार्ड इसमें शामिल नहीं है। बाकी आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा, भूमि विकास बैंक हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 3। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, विश्व बैंक, अंकटाड या फिर भूटान द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन द्वारा जो है जारी किया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का स्थापना जो है 1948 में किया गया था। भारतीय औद्योगिक साख निवेश लिमिटेड का स्थापना जो है 1955 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड का स्थापना हुआ था 1964 और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का स्थापना जो हुआ था वो 1999। ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, फिच या फिर सिबिल? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिबिल जो है यह भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। जैसे सिबिल स्कोर के अनुसार अगर आप कहीं बैंक में ऋण लेने जा रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो कैसी है, अच्छी है या नहीं है। और सिबिल रेटिंग अगर 7 जो है, सिबिल रेटिंग 7 से कम है तो कोई बैंक जो है हो सकता है कि आपको ऋण उपलब्ध न कराए, और सिबिल रेटिंग अगर 7 से अधिक है तो आपको आसानी से जो है ऋण मिल जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने एफआरबीएम एक्ट को लागू किया था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर गोवा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। और कब लागू किया था? 2002 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऐसे कर जिनके मौद्रिक बोझ को दूसरे पर नहीं टाला जा सकता। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा गलत है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कराघात और करापात दोनों जो है एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, ठीक है। मतलब कर की वसूली उसी व्यक्ति से की जाती है, जिस व्यक्ति से कर की वसूली की जाती है उसका भार भी उसी के ऊपर पड़ता है, ठीक है। जबकि अप्रत्यक्ष कर में क्या है? अप्रत्यक्ष कर में इसका उल्टा होता है, कर की वसूली जो है किसी और से की जाती है और इसका भार किसी और के ऊपर पड़ता है, ठीक है। जबकि अप्रत्यक्ष कर में इसका उल्टा होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से एमसी तारापोड़, एसएस तारापोड़ समिति का जो संबंध है किससे है? बैंक सेवा सुधार से, काले धन से, पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता या फिर बैंकिंग सुधार? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित है एसएस तारापोड़ समिति। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टैगफ्लेशन ऐसी स्थिति होती है जिसमें मांग कम हो, वास्तविक उत्पादन बढ़ नहीं रहा हो और बेरोजगारी बढ़ रही हो। रिसेशन ऐसी स्थिति है जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहती हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प गलत हैं, दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। स्टैगफ्लेशन जो है इसमें क्या है कि इसमें स्फीति और मंदी दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं। दोनों स्टैगफ्लेशन में क्या है कि न तो जो है आर्थिक वृद्धि हो रही, समृद्धि हो रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ मुद्रास्फीति भी नहीं है। तो इसमें जो है यह स्टैगफ्लेशन की बात करता है जिसमें जो है स्फीति, मंदी और दोनों स्थितियां साथ साथ बरकरार रहती हैं, ठीक है। जबकि रिसेशन की अगर बात करें, रिसेशन में लगातार तीन महीने तक अगर जीडीपी की जो ग्रोथ है वो नकारात्मक की जा रही, तो ऐसा माना जाता है कि उस देश में या फिर वहाँ पे जो है रिसेशन के धीरे धीरे रिसेशन के करीब जा रहा है। तो दोनों विकल्प आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर देखिए रिसेशन की बात करें, स्टैगफ्लेशन ऐसी स्थिति होती है जिसमें स्फीति और मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहती हैं, ठीक है। और रिसेशन में ऐसी स्थिति तब होती है जब वास्तविक उत्पादन बढ़ता नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही हो, रिसेशन कहलाता है, ठीक है। उत्पादन नहीं बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मांग में कमी आ रही है, मतलब धीरे धीरे कह सकते हैं कि उसकी जीडीपी जो है नकारात्मक में, निगेटिव में जाने लगती है, उसको रिसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्यापार खाते को संदर्भित किया जाता है चालू खाते के दृश्य व्यापार से, चालू खाते के अदृश्य व्यापार से, पूंजी खाते के आय व्यय के ब्याज से, या फिर किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष में सभी लेन देन से? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखिए चालू खाते का जो विभाजन है दृश्य या फिर व्यापार खाता के में किया जाता है, ठीक है।
और व्यापार खाते में वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कॉफ़ी, चाय, ज्वेलरी हो गए, पेट्रोलियम, ये सब। और इस प्रकार व्यापार खाते को चालू खाते के दृश्य और व्यापार इन दोनों को मिलाकर के संदर्भित किया जाता है। ठीक है, चालू खाते को दृश्य और व्यापार दोनों से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? भारतमाला परियोजना जो है यह सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों की कनेक्टिविटी से संबंधित है। भारतमाला परियोजना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। केंद्रीय बजट 23-24 में जो राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया था, कितना लगाया गया था? इसका अनुमान लगाया गया था कि राजकोषीय घाटा जो है 5.9% रहने का अनुमान था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और केंद्रीय बजट 2023-24 में मंत्रालयों के आवंटन राशि के प्रतिशत के हिसाब से जो है इन्हें क्रम से आपको लगाना है। देखिए, सबसे अधिक जो आवंटन किया गया था रेल मंत्रालय को, उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 23-24 में विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा गया था? इसमें जो विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था 51,000 करोड़ का रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी। केंद्रीय बजट 23-24 में निम्नलिखित में से किस योजना को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई थी? सबसे अधिक राशि या धन का जो आवंटन किया गया था, यह किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को। भारतीय रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव के संबंध में कौन सा विकल्प नहीं है? यह विदेशियों के लिए निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी और सस्ता बनाता है, निर्यात को हतोत्साहित करता है, व्यापार घाटे को कम करता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यह व्यापार घाटे को कम करता है, यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह विदेश के लिए निर्यात को कम नहीं बल्कि क्या करता है, बढ़ाता है। उसके साथ साथ निर्यात को हतोत्साहित नहीं, निर्यात को प्रोत्साहित करता है। तो यह दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी। नाई धोबी आंदोलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? नाई धोबी आंदोलन की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्थापत्य कला में से कौन एक स्तर की कला का उदाहरण नहीं है? अटाला मस्जिद, दिलकुश उद्यान, खालिसा मुखलिस या फिर लाल दरवाजा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिलकुश उद्यान जो है यह लखनऊ में स्थित है। यह लखनऊ में स्थित है और इसका जो निर्माण है अवध के नवाब द्वारा कराया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वाजिद अली शाह ने किस उपनाम से ठुमरी की बंदिशों को तैयार किया था? वाजिद अली शाह द्वारा अख्तर पिया के उपनाम से जो ठुमरी की बंदिशें हैं उनको तैयार किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार व खुर्जा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान जो है यह कानपुर नहीं बल्कि वाराणसी में है। वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है सोनभद्र को। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश में एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन किया गया था? उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन 2014 में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा, 2014 में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जाति आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति है वो पाई जाती है सीतापुर में और सबसे कम बागपत नगर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन सब इसके पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट हम लोग किए थे उसमें डिस्कस किए थे और उसमें जो है इसे बताया गया था कि कितने जो है। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टोटल 14 जो है 14 जिले 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऐसा जिला है जो कि हेरिटेज आर्क में शामिल नहीं है? कौन सा जिला हेरिटेज आर्क में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें झांसी नहीं है, बाकी आगरा, लखनऊ, वाराणसी यह तीनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें इसमें टोटल जो है 2016 में 7 नए परिपथों के निर्माण के लिए हेरिटेज आर्क की घोषणा की गई थी। ठीक है, जिसमें झांसी नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाल ही में सेबी ने किसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी दी है? बीएसई, एनएसई, सीएसई या फिर एमएसई। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एनएसई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी दिया गया है किसके द्वारा? सेबी द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा।
हाल ही में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ ऊर्जा समझौता किया है? ऊर्जा समझौता भारत और किसके साथ किया गया था? ऊर्जा समझौता जो है भारत और सऊदी अरेबिया के साथ हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। गज उत्सव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? प्रोजेक्ट एलिफेंट के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया। कर्नाटक के बाद असम देश में हाथियों की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला जो है आपका गलत है। इसकी अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 25 वर्ष नहीं बल्कि 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में। ठीक है, 1992 में। और इससे जो है आप जोड़ सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में जो यह मनाया जा रहा है या कितने वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। बाकी दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। वर्तमान में टॉप 500 में भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे पहले स्थान पर है? टॉप 500 में भारत का जो सुपर कंप्यूटर है पहले नंबर पे वो आपका एरावत है। यह भारत में पहले नंबर पे है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, कह सकते हैं कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पलक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पलक झील जो है यह आपके मिजोरम में स्थित है। पलक झील है मिजोरम में। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री सुरक्षा के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर में पहला नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का गश्ती पोत INS सुमेधा और यूरोपीय संघ के 3 सदस्य देशों के पोतों के साथ शामिल हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है। इसकी अगर हम बात करें, यह जो है भारतीय यूरोपीय संघ के समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम अफ्रीका तट के पास गिनी की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था, न कि हिंद महासागर में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ह्यूमन चक्रवात के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ह्यूमन नामक ईरान जो इसका ह्यूमन नाम है इराक द्वारा दिया गया है और इस चक्रवाती तूफान की गति 100 से लेकर के 165 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है, और यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तीसरा सही है, बाकी दोनों विकल्प जो है आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो ह्यूमन नाम जो दिया गया है वह इराक नहीं बल्कि ईरान द्वारा दिया गया था। ठीक, इसका नामकरण ईरान द्वारा किया गया था। उसके साथ साथ इसकी जो गति है अधिकतम जो है 65 से लेकर के 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 165 नहीं था। ठीक है, तो यह दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही है। जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह रिपोर्ट पेरिस जलवायु समझौते पर आधारित है। इस रिपोर्ट को ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा वैश्विक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 38% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। 2030 तक अगर हम बात करें, 2030 तक जो है इसको 38% नहीं बल्कि 43% कम करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रीन आर्मी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ग्रीन आर्मी महिलाओं का एक संगठन है। ग्रीन आर्मी का गठन 2014 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में किया गया था। ग्रीन आर्मी में महिलाएं पुलिस बल से भर्ती होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अर्थात पहला सही है। ग्रीन आर्मी महिलाओं का एक संगठन है, ये आपका सही है। ठीक है, और बात करेंगे ग्रीन आर्मी जो है एक संगठन है जो महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले पुरुषों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाली पुरुषों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह जो है अगर हम बात करें, इसका जो गठन किया गया था 2014 में किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक, उत्तर प्रदेश में गठन किया गया था और इसमें सभी महिलाएं ज़्यादातर दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजेक्टा हेलो की घटना चंद्रयान 3 की लैंडिंग से संबंधित है। विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरते समय इजेक्टा हेलो बना। CO2 और अन्य गैसों से निर्मित आभा मंडल को इसरो ने इजेक्टा हेलो नाम दिया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा सही है। CO2 और अन्य गैसों से निर्मित आभा मंडल को इसरो ने इजेक्टा हेलो नाम दिया था, यह आपका सही है। अन्य दोनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, विक्रम लैंडर के लैंडिंग से उड़ी धूल जो है लगभग 2 टन धूल थी जो 108 मीटर दायरे में फैली थी और इस धूल से निर्मित आभामंडल को इसरो ने इजेक्टो होलो नाम दिया था। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन की इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है,
फूजीवारा प्रभाव किसे संदर्भित करता है? फूजीवारा प्रभाव जो है किसे संदर्भित, फूजीवारा प्रभाव जो है यह जो है मुख्य रूप से चक्रवात को संदर्भित करता है। ठीक है, चक्रवात को। फूजीवारा प्रभाव की अगर हम बात करें, यह एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे दो हरिकेनों या चक्रवात करीब आते हैं तो अपने साझा केंद्र के चारों तीव्र गति से घूमना शुरू कर देते हैं और इन चक्रवातों के बीच इस अंतः क्रिया को फूजीवारा प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, फूजीवारा प्रभाव कहा जाता है, जहाँ दो चक्रवातों एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, इसके बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता है यही फूजीवारा प्रभाव। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश में पहला किसान वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था? किसान वैश्विक संगोष्ठी का जो आयोजन है भारत में किया गया था, भारत में किया गया था। ठीक है, और FAO द्वारा जो है इसका आयोजन कराया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में साइलेंट जो है कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किस मंत्रालय के तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया था? इसका जो आयोजन है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसके तत्वावधान में किया गया था, अर्थात NTCA। ठीक, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM3 स्कूल प्रारंभ किया है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। ऑप्शन बी। 3 बेसिन समिट का आयोजन किस देश में किया गया था? 3 बेसिन समिट जो है इसका आयोजन हुआ था कांगो गणराज्य में, कांगो गणराज्य में इसका आयोजन किया गया था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी अगर बात करें 3 बेसिन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का आयोजन कांगो गणराज्य में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जो मुख्य रूप से जैव विविधता या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू किया है? रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का जो उत्पादन है IOC द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? IOC द्वारा इसका उत्पादन शुरू किया गया। तो याद रखिएगा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में जोहा चावल खबरों में देखा गया है, यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका जो संबंध है यह असम से संबंधित है। ठीक, असम राज्य से संबंधित है और यह जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर असम में उगाया जाता है। यह सुगंधित चावल है और इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने 2023 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि है इसका अनुमान कितना लगाया था? इसके द्वारा अनुमान लगाया गया था कि भारत की जो वृद्धि है 6.6% रहेगा। ऑप्शन सी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस नंबर पे था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग थी वह 40वीं थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने एप्पल की iPhone 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था? यह प्रतिबंध लगाया गया था फ्रांस द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस द्वारा। निम्नलिखित में से किस चित्र में जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गोद जिसे गेसोपेस्ट कहा जाता है इसका प्रयोग करके उसे बनाया जाता है? तंजौर चित्र, मधुबनी, पट्ट या फिर मैसूर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मैसूर चित्र में। ठीक है, मैसूर चित्र में। द वर्ल्ड बीनेट हिज फीट किसकी जीवनी है? द वर्ल्ड बीनेट हिज फीट जो है किसकी जीवनी है आपको बताना है। यह जो जीवनी है यह पुलेला गोपीचंद की है, पुलेला गोपीचंद की यह जीवनी है। ठीक है, द वर्ल्ड बीनेट हिज फीट, ऑप्शन हो जाएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का जो प्रस्ताव है यह दिया गया था 1919 में। 1919 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किस मंत्रालय से है? प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध है रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय से संबंध है प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय रणनीतिक ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करना। ठीक है, जो प्राचीन सैन्य विधियाँ थीं उसको जो है आधुनिक वर्तमान समय में उसका उपयोग करते हुए या कह सकते हैं कि आधुनिक सैन्य रणनीति में उसको शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। देखिए इसके बाद जो है जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में चाहे दृष्टि IAS या फिर DIAS के आते हैं उन्हें भी प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी मानकर चलिए कि जैसे ही ये आई दृष्टि वाली जो मैगजीन आती है
उस पूरे मैगजीन को बहुत ही व्यापक स्तर पे अच्छे से कवर किया जाएगा, जिससे कि करंट अफेयर वाला सेक्शन भी आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बाकी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस का कोई एक लिमिटेशन नहीं है कि क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट से ही आएगा, या क्वेश्चंस का दायरा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, सीमित नहीं है कि यहीं से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं कहीं से भी सॉल्व करिए, बशर्ते सॉल्व करिए, और क्वेश्चन अच्छे खासे होने चाहिए। तो इसलिए जो है क्वेश्चन पर डे जो है कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाया करिए, और उसके लिए मेरे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे पर डे एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। और इसके लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहाँ पे विभिन्न पब्लिकेशंस के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए गए हैं, और उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, वो भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे 12-13 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कराया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।